हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज आप लोग देखिएगा इस एक ही वीडियो में दो क्लास। इस वीडियो में आप लोग काव्य खंड के दो पाठ एक देखने वाले हैं, हार जीत, दूसरा है आपके गांव का घर। बहुत ही बेहतर यह पाठ आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इस पाठ में आप लोग देखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, काव्य खंड के दो अंतिम चैप्टर। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, हार जीत और गांव का घर। और आज के बाद देखोगे फिर आपका ये काव्य खंड का जो है यह खेला यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त। और गद्य खंड में जो कुछ चैप्टर बचे हैं वो आप एक या दो चैप्टर में, एक या दो वीडियो में ही देखोगे, हम उसको समाप्त कर देंगे। तो आज के इस वीडियो का आप जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक करके सभी चीज़ों का एकदम सही सही देखोगे अर्थ बताने वाला हूँ, कविता का अर्थ, ठीक है। बाकी इस कविता में आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको शुरू से लेकर अंतिम तक क्लियर करते चलूँगा। तो चलिए आप लोग अब इस क्लास में एकदम शुरू से लास्ट तक आराम से बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो शुरुआत करेंगे हार जीत कविता से। पहले हम आपको बताने वाले हैं कवि परिचय। कवि परिचय यानी किनका परिचय? कवि परिचय में आप अशोक वाजपेयी का परिचय देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हार जीत जो कविता है ना, इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी। जन्म इनका हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी। जन्मस्थान इनका है दुर्ग छत्तीसगढ़, लेकिन मूल निवासी ये कहाँ के बन गए थे? सागर मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये दोनों पॉइंट तो आपके एग्जाम के लिए देखोगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न बने हैं। बाकी आपको याद रखना है कि हार जीत कविता के कवि कौन है। तो हार जीत कविता कवि है अशोक वाजपेयी। माता पिता की बात करें तो माताजी निर्मला देवी और पिताजी इनके कौन है? परमानंद वाजपेयी। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम पूछा गया आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, परमानंद वाजपेयी। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर विश्वविद्यालय। बीए किए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। अंग्रेजी में एमए किए थे। ये किस सब्जेक्ट से? अंग्रेजी में एमए किए थे। आगे आप देखिएगा यहाँ पे वृत्ति की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। कई महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह भी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त भी हुए हैं। और संप्रीति की बात करें तो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन भी ये किए थे। सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी शेखर सम्मान आदि इनको मिले हैं। कृतियां में तो 3 दर्जन के लगभग ये मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कि शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर इतने तत्पुरुष कहीं नहीं, बहुड़ी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, ये सब देखोगे आपके एग्जाम में पूछा गया रचना है कि ये रचना किनका है? अशोक वाजपेयी का। साहित्यिक पत्रकारिता में देखिएगा संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया समास आदि का संपादन किए थे। द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं का सलाहकार संपादक ये रहे थे। अशोक वाजपेयी को देखोगे समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कलामर्मज्ञ और संपादक एवं संस्कृत कर्मी माना जाता है। कवि और आलोचक के रूप में इनका उदय किस सदी में हुआ था? याद रखिएगा 20वीं सदी में। प्रस्तुत कविता देखोगे तो अशोक वाजपेयी के कविता संकलन किससे लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। और आप पढ़ने वाले हैं यह किस प्रकार एक कविता है? यह एक गद्य कविता है। आप हार जीत कविता को देखोगे ना, आप अपने बुक में लगेगा गद्य रूप में लिखा गया, यह एक गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी है और प्रकाशित भी की है। तो आप लोग पढ़िएगा। अब इस कविता को देखो गद्य रूप में लिखा गया है। तो कविता में क्या लिखा गया है? कविता में लिखा गया है क्या? देखिएगा यहाँ पे देखो लिखा गया है कि वे उत्सव मना रहे हैं। वे उत्सव मना रहे, वे कौन? जनता। वे उत्सव मना रहे हैं और सारे शहर में रोशनी की जा रही है। ये करें सारे शहर को सजाया जा रहा है, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है, किन्हें? जनता को बताया गया। उन्हें बताया गया है कि उनकी जो सेना है ना, उनकी सेना और उनके रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। कह कि आप लोगों का जो सेना है वह विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। वो युद्ध पे गए हैं हमारे सैनिक, वो विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। और नागरिकों में से, अब यहाँ समझिएगा, कभी यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि नागरिकों में से ज्यादातर
को तो पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे और युद्ध किस बात पर हुआ था। करें कि जनता लोग में तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि किस युद्ध के लिए इनके सैनिक गए थे और किस बात को लेकर के युद्ध हो रहा था। इसका आता पता आम नागरिक को है ही नहीं। लेकिन खुशी मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए कहा जा रहा है, सर को सजाने के लिए कहा जा रहा है। यह भी नहीं पता है कि शत्रु कौन है, शत्रु कौन था, दुश्मन कौन था। पर वे विजय पर्व मनाने की करें, लेकिन तब भी वो विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। व्यस्त कौन है? नागरिक व्यस्त है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उन्हें बस इतना पता है कि उनकी सेना का क्या हुआ है? विजय हुआ है। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई है? सेना की कि शासक की? करें किसकी विजय हुई है? अरे सेना का विजय हुआ है, ये शासक लोग का विजय हुआ है। ये जो शासक लोग जो अपना स्वागत करवाने के लिए ये रोड को सजाने की जो बात कहने में लगे हुए हैं। आगे कहते हैं कभी, अरे शासकों की विजय हुई है कि नागरिकों की विजय हुई है? नागरिक क्यों खुश हो रहे हैं? आगे करें, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। करें यह बात पूछने का किसी के पास समय नहीं है कि विजय किसकी हुई है। आगे देखिए, आगे कभी क्या कहते हैं? आगे कभी कहते हैं कि नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे, कहाँ गए थे। करें नागरिक को यह नहीं पता है कि उनके कितने सैनिक युद्ध लड़ने के लिए गए थे और कितने वापस लौट रहे हैं और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। और खेत रहने वालों की, अब ये कहाँ कहोगे सर खेत रहने वाली बात, मतलब युद्ध में जो मारे गए उसको बोला गया खेत रहने वाले। खेत रहने वालों की जो है ना वह सूची अप्रकाशित है। और कभी करें कि कितने लोग मारे गए इसका कोई लेखा जोखा नहीं, इसका सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा, करें सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला ध्यान रखिएगा। मशक जो है क्या होता था, एक चमड़ा का पीछे बैग होता था जिसमें पानी भर के, पहले देखोगे लोग का काम होता था मशक वाला का, युद्ध स्थल में लोगों को पानी पिलाना, या माली सब जो होते थे खेतों में जो सिंचाई करते थे तो पीछे वो बैग को लाद लेते थे और उसमें पानी भर के देखोगे एक पाइप से ऐसे करके पानी देते रहते थे पौधा में। तो मशक वाला करें कि एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए सड़क पे पानी सींच रहे हैं। क्यों? आगे हम बताएंगे। सड़क पे पानी इसीलिए दिया जा रहा है कि सड़क का जो धूल है वह उड़े नहीं, क्योंकि वह उड़ेगा जो हमारे शासक लोग आ रहे हैं, जो हमारे नेता टाइप के, जो हमारे राजा लोग हैं, उसके ऊपर ही धूल उड़ के पड़े ना सड़क के अगल बगल वाला। तो ये सड़क को सींच रहे हैं पानी से। तो बूढ़े मशक वाला क्या कहते हैं, देखिए, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। सिर्फ ये बूढ़ा मशक वाला कह रहे हैं कि हम एक बार फिर हार गए हैं। और गाजे बाजे के साथ ये कह रहे हैं कि ये जो गाजा बाजा जो है, यह जो बाजा बजाते हुए हमारे जो शासक वर्ग आ रहे हैं, इसके साथ जीत नहीं हार लौट रही है। कह रहे हैं इसके साथ जीत नहीं हार लौट रही है। अब कुछ सर ये उल्टा बात क्यों कर रहा है? राजा कह रहे हैं कि हम लोग जीत गए हैं और ये बूढ़ा मशक वाला कह रहे हैं कि हम लोग हार गए हैं, और ये गाजा बाजा के साथ जो है हमारी जीत नहीं हार लौट रही है। यह देखो उस शासक पे व्यंग करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि ये लोग जो हैं अपने लाभ हित के लिए सेना को मरवा देते हैं, और कितना सेना मारे गए हैं, किस युद्ध में गए हैं, उस बात को बताते नहीं हैं। बस विजय का क्या मनवाते हैं, जश्न, और इस जश्न में अपने आप को इतना बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि युद्ध हमारे सैनिक नहीं, युद्ध या नेता या राजा लड़ने के लिए गया था। और कौन मर गए उसका कोई ख्याल नहीं है, कितने लोग मरे इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या कहा गया है कि हमारी सेना की विजय हुई है, तुम लोग खुशी मनाओ। और बहुत सारे लोग को तो यह पता भी नहीं है कि हमारी विजय हुई है या नहीं हुई है सच में, या झूठ मूठ का देखोगे ये लोग एक नाटकबाजी, एक परपंचबाजी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग के सामने ताकि हमारी महिमा मंडित किया जाए लोगों के द्वारा। ऐसा कौन, ऐसा देखोगे कौन सोच रहे हैं? ऐसा देखोगे जो शासक बने और उसकी आलोचना कौन कर रहे हैं? ये बूढ़ा मशक वाला। आगे देखिएगा, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि
उस पर सर को सींचने भर की जिम्मेदारी है। करें लेकिन बूढ़े मशक बाला की बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा है कि उस पर सिर्फ सड़क सींचने की खाली जिम्मेदारी है, लेकिन यदि कोई दूसरा जिम्मेदारी, लेखक कहते हैं जिम्मेदारी है सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। इनको सच को दर्ज करने या बोलने की जिम्मेदारी नहीं है। यदि इनको सच बोलने का जिम्मेदारी दे दिया जाएगा तो याद रखिएगा, ये जो शासक वर्ग हैं, ये जो नेता टाइप के लोग हैं, ये जो राजा टाइप के लोग हैं, इसका पोल खुल जाएगा, इसका हकीकत लोगों के सामने आ जाएगा। तो फिर इसकी बेइज्जती हो जाएगा, तो फिर उनका जय जयकार कौन करेंगे। अब आगे देखिए, जिन पर है वह सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। आगे आप देखिएगा, आगे आपके आगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस कविता से, ठीक है। इस कविता का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखिएगा कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। तो यह एक गद्य कविता है। कैसा कविता है, आपका जवाब होना चाहिए यह एक गद्य कविता है। दूसरा देखिएगा, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। सही जवाब हो जाएंगे दिल्ली में। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। सही जवाब आपके हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। आगे आप देखिएगा, आगे है कि हार जीत कविता वाजपेयी के किस कविता संकलन से लिया गया है। इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे कहीं नहीं वही। हार जीत कैसी कविता है, यह एक गद्य कविता अभी हम आपको बताए थे। तत्पुरुष किसकी रचना है। सही जवाब हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। हार जीत क्या है, यह एक गद्य काव्य है। कैसे कविता है, गद्य कविता है। गद्य कविता, वो एक मिनट, गद्य कविता। आगे आप देखिए, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए हैं। तो वे ध्यान रखिएगा नागरिक के लिए हैं, नागरिक लोग उत्सव मना रहे हैं। मशक वाला क्या कर रहा है, मशक वाला सड़क को सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम हम आपको बताए थे परमानंद वाजपेयी। कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की इसमें से नहीं है। राइट आंसर बताइए, कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की इसमें से नहीं है। कोणार्क देखोगे, कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है, इनमें से कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है, कभी कहा गया है। आगे देखिएगा, हारजीत कविता के रचयिता कौन हैं। इसके रचयिता हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। सही जवाब हो जाएंगे पूर्व ग्रह। घास में दुबका आकाश, यह किसकी कीर्ति है। तो इसका भी सही जवाब होंगे अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं, यह आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। इनका मूल निवास स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। किसकी विजय हुई है, सेना की, नागरिकों की। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। यह पंक्ति लिया गया है, याद रखिएगा, हार जीत शीर्षक पाठ से। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। सही जवाब हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। इसमें से गद्य कविता है हार जीत। अब आप आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर आपके हैं गांव का घर, ठीक है। इस कविता के कवि देखिएगा कौन है, कवि ज्ञानेंद्रपति हैं। तो पहले हम कवि परिचय से शुरू करेंगे, फिर आपको हम कविता की ओर लेके चलेंगे। देखिए इसमें इस कविता के जो कवि हैं ना, वो हैं कवि ज्ञानेंद्रपति। इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है, याद रखिएगा, पथरगामा, गोड्डा, झारखंड है। माता पिता की बात करें, सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे। शिक्षा इनका हुआ था प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में, और बीए और एमए अंग्रेजी विषय में ये किए थे पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए। वृत्ति की बात करें तो ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर के कारा अध्यक्षक के रूप में काम करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए थे। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर के यह किस पद पे काम किए थे, कारा अध्यक्षक पे। निवास स्थान इनका रहा है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सम्मान की बात करें तो पहल सम्मान संस्यात्मा के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये भी देखोगे लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। कृतियाँ की बात करें तो आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है। गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, कविता संग्रह, ये सब इनकी रचना है।
एक चक्रानगरी काव्य नाटक है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, एक संभवशाली युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति जो है 20वीं सदी के कवि हैं और इनके नवीनतम काव्य संग्रह का नाम है संस यात्मा, जो आज आप पढ़ने वाले हैं ना, कविता गांव का घर, ये इसके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? संस यात्मा से लिया गया है। देखिए अब यहाँ पे कविता में कवि कहते क्या हैं, देखिए गांव का घर नाम से आपको पता चला होगा कि कविता में कवि अपने गांव को याद कर रहे हैं, अपने गांव में जो घर हैं उनको याद कर रहे हैं। मतलब ये अपने गांव को देखोगे विशेष रूप से याद करते हैं इस कविता में। कवि कहते क्या हैं सुनिए, कवि कहते हैं कि गांव के घर का अंतःपुर का वह चौखट। अब सुनिए, कवि कहते हैं गांव के घर का अंतःपुर का वह चौखट, मतलब घर से निकलने का जो ध्यान रखेगा, जो आगे का जो चौखट यानी कि जो होता है दरवाजा, आप समझ गए होंगे घर के जो बाहर निकलने के लिए जो हम लोग का दरवाजा होता है, अंतःपुर का वह चौखट। टिकुली साटने के लिए, टिकुली आपको पता ही है कि बिंदी जो साटने के लिए, अभी की तो महिला देखो जो भी बिंदी उंदी लगाते हैं तो उसमें तो गोंद लगा हुआ ही आता है, लेकिन उस समय की महिला के बारे में ये जिक्र करें, उस समय ये अपने गांव को याद करते हैं कि गांव के घर का अंतःपुर का वह चौखट जो काठ का चौखट था, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह। कह रहे कि महिला लोग क्या करती थी गांव में, टिकुली साटने के लिए जो घर का जो चौखट होता था ना काठ का, उसमें सहजन एक पेड़ होता है, हम लोग के गांव में देखिएगा, ठीक है, उसके पत्ती से देखोगे साग तैयार करके भी लोग खाते हैं, और उसमें एक इतना सहजन के पेड़ में इतना पतला पतला सा डंडी वाला देखोगे क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, सब्जी, उसको भी लोग खाते हैं, आयरन उसमें विशेष रूप से पाया जाता है, और उसके टहनी से गोंद भी निकलता है। ठीक है, तो वो गोंद लट्ठा भी बोलते हैं उसको, उस गोंद को चौखट में साट देती थी और उसी में चिपका के लोग पहले की महिला टिकुली साटती थी। कह रहे हैं फिर आगे, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को और खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की। कह रहे हैं कि गांव में देखिएगा पहले जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो जैसे अपने घर में प्रवेश करते थे तो उस चौखट से बाहर ही वो रहते थे और खांसते थे, ताकि घर में जो महिला है ना, वह देखोगे पहले की महिला देखोगे पर्दा उर्दा करती थी, मतलब घूंघट डाल लेती थी। जो नई नवेली दुल्हन रहती थी वो तो और अधिक, लेकिन अभी देखोगे गांव में वो सब प्रचलन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, ये हमारे गांव की जो पहचान थी ना, वो अब खत्म हो चुका है। और कह रहे हैं खांसना तो पड़ता था ही बड़े बुजुर्ग को, और खराऊ पड़ते थे। खराऊ क्या होता था, काठ का, ध्यान रखिएगा, जो चप्पल होता था ना, ठीक है, उसमें फीता उता नहीं रहता था, उसमें बस अंतिम छोर पे देखो ऐसे करके कील जैसा ठुका हुआ रहता था, उसमें अंगूठा फंसा लिया जाता था। तो गांव के जो पुरुष होते थे ना, मतलब जो बड़े बुजुर्ग जो घर के, वो जब घर में प्रवेश करते थे या तो खांसते थे या अपना खराऊ को खड़काते थे, ताकि जो भी महिला वहां बैठी हुई है उनको लग जाए कि बाहर में कोई बुजुर्ग आदमी है। ठीक है, अब आगे देखिए, और पराया तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, और पराया देखिएगा उनको उधर गेट के बाहर ही रुकना पड़ता था, या पर्दा उर्दा टंगा रहता था उसके बाहर ही उनको रुकना पड़ता था। ठीक है, नाम से किसी को बुलाता था, पुकारता था, समझे, लाज, वो भी देखोगे अपना पर्दा करते थे, जो कौन मतलब स्त्री लोग भी अपने घर में बैठे रहते थे आंगन सब में कहीं भी, तो वो लोग भी देखोगे थोड़ा सतर्क हो जाती थी कि हमारे जो ससुर भैंसुर टाइप के हैं वो लोग आ रहे हैं, समझे, तो उससे पर्दा किया जाता था। अभी वो सभी चीज़ें गांव में भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इन सभी चीज़ों का ये जिक्र करते हैं कभी कभी। आगे कहते हैं, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। एक अदृश्य पर्दे के पार से किसी को जोर जोर से ये पुकारते थे बगैर नाम लिए। अब आगे कहते हैं, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज और शंख चिन्ह की तरह, गांव के घर की उसी चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे। और कह रहे हैं कि हमारे गांव में जो ग्वाले दादा दूध देने आते थे ना, तो गेरू लिपे हुए जो मिट्टी का दीवाल होता था, भीत का दीवाल को बोला जाता है, मिट्टी का दीवाल जो गेरू से लीप दिया जाता था, उस पे वो क्या करते थे, अपनी इस उंगली से उस दीवाल पे ऐसे चिन्ह दे देते थे इस तरह से।
ठीक है। जैसे 1 किलो दूध दिए, एक चिन्ह मार दिए, अगले दिन 2 किलो दूसरा चिन्ह मार दिए, तीसरा चिन्ह मार दिया, ऐसे करके करें कि दीवार पे क्या मारते थे वो, चिन्ह मार देते थे। और आगे देखिएगा, फिर आगे कहेंगे कभी कि फिर इस दूध का वो सप्ताह में या 15 दिन में हिसाब करते थे। उठौना दूध, इसको गांव देहात में उठौना दूध बोला जाता है। उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे, एक एक करके। कहने कुछ दीवाल के ध्यान के जो उठौना दूध जो देते थे न ग्वाले दादा, उस दीवाल पे जो चिन्ह दे देते थे, उसको महीना में गिन करके हिसाब किताब होता था दूध का। ये सब चीजें करें कभी अब गांव में दिखने को नहीं मिलता है, ये छूट चुके हैं। हाँ, करें कभी फिर गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, करे गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। ऐसा लगता है कि जो पंचायती राज में जो पंच को परमेश्वर माना जाता था, जो पंच को भगवान का दर्जा दिया जाता था, अब वह पंच भी गांव में दिखने को नहीं मिलता है। हम आपको बता देते हैं कि पहले गांव में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो गांव के लोग जो रहते थे, ध्यान रखिएगा, जो ईमानदार लोग रहते थे वो सब पंचायत करते थे, वो लोग पंच बनते थे और गांव के लोग ही फैसला कर देते थे। कोर्ट कचहरी का लोगों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था। अभी तो गांव में झगड़ा होता है, देखिएगा लोग थाना पुलिस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब गांव में वैसे ईमानदार लोग नहीं हैं जो कि देखिएगा सही पंचायत कर दे लोगों का। नहीं तो पहले गांव के लोग जो है ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाते थे। मामला थोड़ा बहुत होता था तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आते थे पंच रूप में, वो उस बात का निर्णय कर देते थे। इसको परमेश्वर यानी भगवान की तरह लोग मानते भी थे कि नहीं, जो ये कह देंगे ना वो हम लोग को मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो आदमी मुंह देख के उस समय फैसला भी नहीं करते थे, समझे। तो सही को सही और गलत को गलत कहने का क्या रखते थे, औकात क्षमता रखते थे और सही निर्णय भी देते थे। वो पंच परमेश्वर को ये याद करते हैं, करें कि ऐसा लग रहा है कि जब से पंचायती राज गांव में आया है तो तब से हमारे जो पहले जो पंच लोग होते थे ना, वह गायब हो चुके हैं। अब तो देखोगे लोग कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाते हैं, मुकदमाबाजी लोग का हो जाता है। तो बिजली बत्ती आ गई है गांव में, करें कि अब गांव में बिजली बत्ती भी आ गए हैं। कब की बनी रहने से बिजली बत्ती आ गई है, कब की, और बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। करें बिजली बत्ती तो आ गए हैं, लेकिन बिजली बत्ती देखोगे रहता कम है, अधिकतर गायब ही हो जाता है। अब के फिर कह रहे हैं लेखक, अब के बिटौआ, करें बेटा के दहेज में टीवी भी मिला है, लालटेने हैं अब भी दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी रहती है। करें कि जो लालटेन देखोगे पहले यूज होता था, जिसको जलाते थे, अब यह कैलेंडर के पीछे रखा हुआ है, अब इसका यूज भी नहीं हो रहा है। क्यों? गांव में बिजली बत्ती जो आ गई है। आपके यहाँ अभी तो मॉडर्न हो गया, अभी तो और भी देखोगे हमारे गांव में लालटेन उल्टेन का जमाना गया। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, ठीक है, उनका समय देखिएगा लालटेन में भी बीता था। वो लोग अपना लालटेन जला के भी देखोगे अपने समय के काम देखोगे, रात में खाना पकाना, ठीक है, या आपके अंकल सब होंगे उनका पढ़ने का काम देखोगे लालटेन से ही होती थी, क्योंकि गांव में पहले बिजली बत्ती उतना नहीं आता था। रात करें, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है अब, और अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती है अब। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर पट भिड़काऊ। लेखक कह रहे हैं कि जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और कहीं बहुत दूर हो रहा है पट भिड़काऊ, ऐसा लग रहा है कि वो लोग खुद ही मतलब ऐसा प्रोग्राम करवा रहे हैं कि उस घर के लोग, उस जगह के लोग सेपरेट देखो ऐसा लग रहे हैं अपना दरवाज़ा बंद करा के अपने घर में ही प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव के लोग देखे या ना देखे, लेकिन पहले करें, लेकिन करें कि पहले गांव में यह दृश्य नहीं होता था। जब नाच उसका प्रोग्राम होता था तो गांव के सब लोग जमा होते थे उस चीज़ को देखने के लिए। अब तो लग रहे हैं कि घर में लोग अपना अपना करवा रहे हैं, किसी को कुछ मतलब दूसरे से है ही नहीं। फिर आगे कहते हैं कि आवाज़ भी नहीं आती है, करें कि ये तो आवाज़ भी नहीं आती है, यहाँ तक कि ना आवाज़ की रोशनी पहुँचती है। करें कि ना आवाज़ आ सकती है, ना ऐसा लग रहा है कि रोशनी पहुँच रहा है। फिर आगे कभी कहते हैं ना रोशनी की आवाज़। फिर कहते हैं कभी कि गांव में पहले जब होली का दिन आता था,
करें होड़ी, होड़ी चैती बिरहा आल्हा, अब गूंगे हो गए हैं। इसका मतलब समझिएगा कि गांव में जब होली का समय आता था तो लोग देखो ढोलक उलक लेकर के, हारमोनियम लेकर के, झाल करताल लेकर के लोग देखोगे होली गीत गाते थे। चैती, चैत का महीना का गीत, होड़ी चैती बिरहा, सब ये लोक संस्कृति, ये लोकगीत है। याद रखिएगा बिहार में लोकगीत बहुत ही फेमस है, जिसमें आपको पता है कि शारदा सिन्हा नामक जो गायिका, अब जो कि पिछले साल ही देखोगे छठ पर्व के दिन ही देखोगे उनका डेथ हुआ था, देहांत हुआ था। उनका शादी का गाना आप देखिएगा, उनके छठ पर्व में जो गाना वो गा गई है, प्रत्येक साल देखोगे उनका वो गाना गाया जाता है। और शादी में तो उनका गाना निश्चित देखिएगा बजेगा। किनका? शारदा सिन्हा का। लोक गायिका थी, उनसे हमारे बिहार का पहचान है, याद रखिएगा। बहुत ही प्रसिद्ध गायिका, जैसे हिंदी सिनेमा जगत में लता मंगेशकर को जाना जाता है, उसी तरह से बिहार में ध्यान रखिएगा कि भोजपुरी सिनेमा जगत की लता मंगेशकर कौन है? शारदा सिन्हा जी, जिनके आवाज़ में देखो एक जादू, एक मिठास है। तो हमारे बिहार का वो लोकगीत है। और ऐसा नहीं कि वो लोकगीत सिर्फ बिहार में ही बजते हैं, याद रखिएगा उनके आवाज़ में वो मिठास है कि पूरे भारत के लोग उस तरह के लोकगीत को पसंद भी करते हैं। अभी का भोजपुरी वाला सॉन्ग नहीं है, समझे, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता के नाम पे देखो गंदगी परोस के दे दिया जाता है, वो वाले नहीं है। देखो उनका एकदम आवाज़ में एक अलग लय था, एक अलग जान था। तो उनकी बात हम कर रहे हैं कि देखोगे कि होड़ी चैती बिरहा हमारे जो क्षेत्र में गाए जाते थे ना, वो आप गूंगी पड़िए हुए। अब करें कि लेखक करें, कभी करें, कब वो सुनने को नहीं मिलता है। लोक गीतों की ये करें जो हमारे ये लोकगीत का जो जन्मभूमि है, ठीक है, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना। करें कि जो लोकगीत का जन्मदाता क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वह गीत भटकती है और लोकगीत कैसा शोक गीत जैसा बन गया है। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का बुलौआ। ये करें कि पहले जब हम लोग के गांव से दूर 10 कोस दूर से रोशनी आता था, किसका? सर्कस जब लगता था ना गांव में, तो हम लोग गांव से लोग मेला देखने के लिए सर्कस देखने जाते थे, तो रात में जो उसका रोशनी 10 कोस दूर से भी हम लोग को दिखाई देता था हमारे गांव तक। लेकिन अब वह सर्कस वाले भी देखोगे मेला में नहीं आते हैं, हम लोग भी नहीं वहाँ देखने जाते हैं। तो कब का मर चुका है ये करें, तो ये सब चीज़ तो कब का खत्म हो चुका है। जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवाकर कोई हाथी। करें कैसा लग रहा है कि जैसे कोई हाथी, गज दंत, गज मैंने हाथी होते हैं, करें कि जैसे कोई हाथी अपना दांत को गवा करके अपना, ध्यान रखिएगा, पहचान खो बैठते हैं, अपनी शोभा सुंदरता उनका नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि गांव में जो ये सब चीज़ पहले से मौजूद था ना, वह सब खत्म होने से ऐसा लग रहा है कि गांव की शोभा, गांव की सुंदरता क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आगे देखिए, कवि कहते हैं, रेते गए उन दांतों की जड़ा सी धवल धूल पर छीज रहे हैं जंगल में, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। करें कि लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। अब लोग देखोगे शहर में किसका चक्कर लगाता है? अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते व मित्र परेशर कि जिन बुलौओं से गांव की घर की रीढ़ अब झुड़झुड़ाती है। ये करें कि ये सभी चीज़ें अब देखोगे गांव में लोग, अब गांव के लोग अदालत में जाके चक्कर लगाते हैं, अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं। गांव की जो अपनी संस्कृति थी, गांव की जो अपनी पहचान थी, वह खत्म हो चुका। और ऐसा लग रहा है कि गांव के घर का रीढ़ जो है वह झुरझुरा रही है, वह खत्म हो रही है, टूट रही है। अब आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ। कवि ने कहा, यह क्या है? तो याद रखिएगा यह एक कविता संग्रह है। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाला दादा के। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक इनमें से कौन सा है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे एक चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ये कारा अध्यक्षक थे। क्या थे? कारा अध्यक्षक। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? बताइएगा,
इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? संशयात्मा के लिए। गांव का घर कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर लिया गया है किस कविता संग्रह से? संशयात्मा से। बताइएगा किस कविता संग्रह से लिया गया है? संशयात्मा से लिया गया है। आगे का प्रश्न आपका है, ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इनकी रचना हो जाएंगे संशयात्मा। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ है झारखंड, पथरगामा। आगे का आपका ये है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पे थे? ये कारा अधीक्षक थे। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर किस पद पे स्थापित हुए थे? सही जवाब हो जाएंगे कारा अधीक्षक। ज्ञानेंद्रपति की कौन सी कविता लिखी हुई है? आपका जवाब हो जाएंगे गांव का घर। सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर कितने दूर से आते हैं? तो ये आते हैं 10 कोस दूर से। कितने दूर से? 10 कोस दूर से। इसके साथ ही देखोगे आज आपका ये काव्य खंड का कहानी हो गया समाप्त। ठीक है, आप लोग के लिए यह वीडियो कैसा रहा ये आप बताइएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न आपको पता है कि A4 साइज गैस क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट उस गैस क्वेश्चन वाले PDF को डाउनलोड नहीं किए हैं, आप सभी स्टूडेंट ज्ञान बिंदु GS एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के वो PDF आप देख सकते हैं। उसमें बुक के साथ साथ व्याकरण के भी वो सभी क्वेश्चन हम मेंशन कर दिए हैं जो इस बार 2026 के एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ठीक है, उससे बाहर देखोगे आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी हैं याद रखिएगा उस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लें और वो सभी चीज़ें, वो मटेरियल्स जो आपको दिया जा रहा है वो फ्री में दिया जा रहा है, उसमें आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप में से जो नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपना एक पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, दीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब आपसे अगले क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।